BVG वेलनेस। कैंसर का इलाज खत्म होना एक बड़ी जीत होती है, लेकिन यही वो समय होता है जब मन में कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे इलाज के बाद कैसी देखभाल जरूरी है, क्या मेरा पुराना जीवन वापस आएगा, क्या कैंसर दोबारा हो सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कैंसर सर्वाइवर के मन में आते हैं। तो आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम कैंसर के बाद के जीवन से जुड़ी इन सभी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम कैंसर के दोबारा होने के खतरे को कम करने के उपायों पर भी बात करेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हमें पता होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैंसर के इलाज के बाद किस प्रकार की जिंदगी रहती है, क्या क्या चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या एक्सरसाइजेज आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा। मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में अपने सभी दर्शकों को कैंसर के ट्रीटमेंट पर एक डिटेल जानकारी दी थी जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप उन्हें ये बताएं कि कैंसर के इलाज के बाद किस तरह की चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। जी। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जब कोई कैंसर पेशेंट, जब उसका इलाज पूरा हो जाता है तो उसके बाद उनके अंदर वो क्षमता उतनी नहीं रहती, मतलब वो लाइफ को थोड़ा नेगेटिवली देखना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? कैंसर, मैंने जैसे पहले भी बोला है कि कैंसर ये नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, तो इमोशनली वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। उसका निगेटिव इम्पैक्ट इतना, एक तो ये कही सुनी बातें लोगों तक पहुंचती है कि कैंसर मतलब एक मिथ है कि कैंसर मतलब डेथ बेड, कि बस अभी मौत है। लेकिन कैंसर की मैं तो कहूँगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपको एक सजग कर देती है, या आपको एक नोट देती है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। बहुत बार जैसे अगर आप हार्ट के पेशेंट देखोगे तो उनके पास समय नहीं रहता है। हार्ट अटैक आ गया, अगर टाइमली मैनेज नहीं हुआ तो शायद वो उनकी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं है। ये बीमारी आपको टाइम देती है। आपको, अगर आप वो टाइम में आपकी जो लाइफस्टाइल है या आपकी मेडिकेशंस है वो अगर प्रॉपर तरीके से आप लोगे तो आपको आने वाली ज़िंदगी जो है वो भी आप बहुत ही हेल्दी तरीके से आगे की ज़िंदगी बिता सकते हो। तो मैं यह कहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि कैंसर आफ्टर लाइफ है कि नहीं, ये सोचते ही नहीं है लोग। बस जो आया उनको ये लगता है कि अभी ये ख़त्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूअर टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हुई है वहाँ पे बहुत अच्छे नए दवाइयाँ आई है जो कि बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स दे के बहुत गुणकारी रिजल्ट्स भी देती है। तो ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं उसका अवलंब हमने करना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। और सपोर्ट सिस्टम अगर बात करोगे तो जो मीडिया में आजकल बहुत अलग अलग, अगर आप ऑनलाइन देखोगे बहुत अलग अलग सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट है सोसाइटी में, जो अलग अलग स्तर पे काम करती है। बहुत टर्मिनली इल
कैंसर सर्वाइवर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, न्यूली डिटेक्टेड कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, इमोशनली सपोर्ट करने वाले ग्रुप है। तो जब हमें कैंसर डिटेक्ट होता है, बेसिकली सपोर्ट सिस्टम ये अलग अलग लेवल पे देना ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए। ये सपोर्ट सिस्टम हमारे घर से स्टार्ट होती है। घर के जो मेंबर्स है उन्होंने पेशेंट को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हॉस्पिटल के लिए तो सपोर्ट करते ही है, ट्रीटमेंट के लिए तो सपोर्ट करते ही है, लेकिन अगर पेशेंट जो निगेटिव सोचता है या उसकी थॉट प्रोसेस निगेटिव बन जाती है, वहाँ पे कहीं पे घर वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उन्हें एक मोरली उनको बूस्ट देना, उनको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट करना और आगे वाली ज़िंदगी के लिए रीएश्योरेंस करना। ये फैमिली लोगों का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से जो फ्रेंड्स होते हैं, आप अगर फ्रेंड सर्कल में आप अगर बहुत उनका ट्यूनिंग अच्छा है तो फ्रेंड सर्कल्स को भी फ्रेंड्स ने भी इनको इमोशनली सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। सपोर्ट सिस्टम हम लोग जब देते हैं ये फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सोशल वेलबींग, ये 4 लेवल पे ये सपोर्ट सिस्टम हमारी पेशेंट्स को देनी होती है। तो जो ये सपोर्ट सिस्टम से एक ही मोटिव होता है कि उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहे, आगे आने वाली ज़िंदगी की तरफ वो बहुत आशादायी तरीके से देखे और जो ट्रीटमेंट या जो प्रोटोकॉल डिसाइड हुए हैं उसको वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आगे जाए। बिल्कुल मैम, अभी आपने बातों बातों में कहा कि जो पेशेंट होते हैं उनको ये लगता है कि पहले जैसी हम जिंदगी दोबारा जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो इस पर जैसे हम अगर कैंसर के पेशेंट की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो इतना इमोशनली और फिजिकली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और जो उनका प्रोसीजर होता है कि उनको और किसी भी चीज में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है। जी। तो इन चीजों को कैसे निवारण किया जा सकता है? ये इसमें यही है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग सपोर्ट जब देते हैं तो 4 तरीके का देते हैं। पर्सनल है, मेंटल है, देन मतलब फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, सोशल वेलबींग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि आपको कैंसर एक वो चैप्टर खत्म हुआ राइट? अभी वो खत्म हुआ है, उसको आप पकड़ के ना रहिए, बट आप अवेयर रहिए कि क्या ये फिर से होने वाला है। बैक ऑफ द माइंड पेशेंट्स को ये डर हमेशा रहता है, ये डर में लोग रहते हैं कि मुझे फिर से कब आएगा, क्या होगा, फिर से होगा। तो ये आप जो माइंड या बैक ऑफ द माइंड ये जो थॉट प्रोसेस चलती है उसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कीजिए, उसको ज़्यादा आप एंगेज मत कीजिए, क्योंकि अगर ये थॉट प्रोसेस में रहोगे तो आपका माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन हाँ आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ट्रिकिंग साइंस है जो मुझे अवेयर करेगा कि हाँ मुझे कैंसर फिर से डेवलप हो रहा है। हर एक कैंसर के अलग अलग ट्रिकिंग साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लीवर कैंसर की बात करेंगे तो उनको इंटरनली जहाँ सामने पेन होता है राइट साइड कॉन्ड्रियम में, वैसे उनको स्कैपुलर रीजन में भी थोड़ा सा पेन होता है। दूसरी चीज़, अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है उनमें अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सब ट्रीटमेंट हो चुकी है फिर भी अचानक से मुझे भूख कम लग रही है, वजन अपने आप कम हो रहा है। ब्लड कैंसर के पेशेंट जिनमें ट्रीटमेंट के बाद, ब्लड कैंसर के पेशेंट में ट्रीटमेंट के बाद अगर उनको लग रहा है कि मेरा ब्लड काउंट फिर से कम हो गया है, प्लेटलेट कम हो गया, तो ये छोटे छोटे साइंस है, ये आप नोट डाउन कीजिए कि आपको इंडिविजुअली वो पेशेंट को ये नोट डाउन करना है कि मेरी कौन सी ऐसी ट्रिकिंग साइंस है जो मुझे सजग करेगी कि आने वाला मुझे फिर से कैंसर डेवलप हो रहा है। तो ये साइंस आप फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है आपको जो डेली लाइफ है आपकी वो आप अंडर स्ट्रेस नहीं जिएंगे। एंड ट्राई टू डेवलप द हॉबीज। ये जो माइंड में जो बैक ऑफ द माइंड ये थॉट प्रोसेस चलती रहती है कैंसर की, इससे डाइवर्ट होने के लिए आपको शायद हो सकता है सपोर्ट ग्रुप्स की हेल्प लेनी होती है। इसी के साथ आपका माइंड डाइवर्जन के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल आप आपकी हॉबीज जो है उसको मेंटेन कीजिए, उसको आप डेवलप कीजिए। आपका जो ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ाइए। जो कैंसर सर्वाइवर के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपका एक मनोबल बढ़े। आप ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आप अकेले हो जो ये कैंसर से ग्रसित हो। ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो यही फेज से गुजरते रहते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान भी यही फेस कर रहा है, अगर आप
कन्वर्सेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका मनोबल बढ़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे अगर आप आपकी हॉबीज डेवलप करोगे या आपके हॉबीज की तरफ ध्यान दोगे, आपके फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करोगे, तो हो सकता है आपका जो बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होके आप थोड़ा हेल्दी वेलबींग लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हैं। हम अगर किसी दूसरे की तकलीफ देखते हैं तो हमें खुद ही अपनी तकलीफ कम लगने लग जाती है और वो विल पावर अपने आप से ही अंदर से आने लग जाता है। जी दोस्तों, अगर आपके मन में भी कैंसर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, अब हम बात करते हैं थोड़ा कि अभी आपने बात की कि आप अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं, एंगेज रख सकते हैं। जब कैंसर का पेशेंट होता है तो उनकी इम्यूनिटी, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, कि बहुत ही डाउन हो जाती है। तो किस प्रकार से वो मेंटेन कर सकते हैं? जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी, क्योंकि शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हैवी एक्सरसाइज कर पाए। तो क्या कैंसर पेशेंट्स के लिए आप कुछ सेफ एंड अच्छे कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? कैंसर होने के बाद सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो इम्यूनिटी पे होता है, तो इनकी इम्यून सिस्टम डाउन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कैंसर में आपकी लाइफ लॉन्ग वो इम्यूनिटी डाउन रहेगी। वो एक सर्टेन पीरियड के लिए इम्यूनिटी डाउन होती है, जब तक आप ट्रीटमेंट करते हो तब तक वो इम्यूनिटी डाउन होती है। बॉडी की जो डिफेंस पावर है, जो भगवान की देन है, वो अपना काम करते रहती है। ये जो वियर एंड टीयर हुआ है, ये बॉडी का जो नुकसान हुआ है, वो भरने का काम हमारी डिफेंस सिस्टम करते रहती है। तो ये जो इम्यूनिटी डाउन होती है, बहुत से पेशेंट में ये टाइम बिंग होती है और बहुत बार ये समय के साथ अपने आप मेंटेन भी हो जाती है। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि ये मेंटेन रखना, इसके लिए अलग अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं ताकि हमें हमेशा हम लोग यूथफुल फील करें, हम लोग एनर्जेटिक फील करें। और अगर कोई कैंसर फिर से हो भी रहा है तो शायद ये भी हो सकता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो रिलैप्स जो हो रहा है उसका रेट भी कम हो जाए या स्लो डाउन हो जाए। इसके लिए बहुत अलग अलग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें बताए गए हैं। इसमें आप डाइट आपका प्रॉपर रखिए, आप ज़्यादा हेवी खाना कंज्यूम ना कीजिए, आप शुगर से थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्वीटनेस आप अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स का इंटेक जो आपकी इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती है, जैसे विटामिन सी युक्त फ्रूट्स है, विटामिन डी युक्त कुछ चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, विटामिन ई युक्त कुछ चीज़ें हैं उसका आप सेवन कर सकते हो। B6 जो विटामिन है ये आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो ऐसी जो डाइट है वो डाइटरी हैबिट्स आप डेवलप कीजिए जो आपको डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्ड रहे और मेंटेन रहे। इसी के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज, जैसे डाइट है वैसे ही कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज है। बॉडी का जो मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिज्म है ये अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक गाड़ी है या एक साइकिल है, वो अगर एक ही जगह पे खड़ी रहेगी तो वो कुछ दिन बाद उसको जंग चढ़ जाता है, तो वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, अगर हमारी बॉडी कसरत नहीं करेगी या फिजिकली एक्टिव नहीं होगी तो उसका फंक्शनिंग पे भी इनडायरेक्टली असर होता है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना जरूरी है। बहुत बार अगर यंग पेशेंट है वो लोग जिम है, रनिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, ये सब चीजें अवलंब कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ओल्ड एज पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वैसे ही एजिंग के कारण उनका जो इम्यून सिस्टम है या उनका जो कमजोर पड़ जाता है वो वीक रहते ही है वैसे ही। तो उनको आप योगा का बिल्कुल अवलंब करा सकते हैं, आप प्राणायाम रेगुलरली कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। हाँ, आपको जिम में जाने की या हेवी कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो ब्रिस्क वॉकिंग है इवनिंग में आप शाम में दोस्तों के साथ थोड़ा चल लिया कीजिए। मॉर्निंग में आप सन रेज आप बॉडी पे लीजिए जो कि आपको विटामिन डी सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा गार्डन में थोड़ा मॉर्निंग में वॉक लीजिए। इस तरीके से भी अगर आप खान पान आपका सही रखेंगे और थोड़ा सा फिजिकली भी अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल रहने के लिए, मेंटेन रहने के लिए हेल्प होगा। और जो भी आप डाइट ले रहे हो या जो मेडिसिन ले रहे हो
उसका भी आपके बॉडी पे अच्छा असर होगा। बिल्कुल मैम, हमने चर्चा के दौरान हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर एक बार किसी को कैंसर होता है तो दोबारा भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है जी। तो क्या कोई प्रिकॉशनरी लेने की जरूरत होती है, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को एक बार लंग कैंसर हो गया, अब अगर उनको दोबारा वो फैल रहा है, किसी दूसरे अंग में अगर कैंसर होने की संभावना है, तो उन्हें संकेत है, उन्हें पता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या वो कुछ प्रिकॉशनरी ले सकते हैं ताकि इस चीज से बचा जा सके? कैंसर के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम से गुजरती है, तो इतने माइन्यूट लेवल पे डिटेक्टर्स अभी उस पर बहुत अनुसंधान चल रहा है कि हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में कि लिम्फेटिक सिस्टम में ही वो कैंसर के सेल्स कहाँ हैं वो दिखे और उसे हम लोग अरेस्ट करें। लेकिन ये अभी इन प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजीज अभी इन प्रोसेस है। लेकिन बहुत सी अच्छी दवाइयाँ, कीमोज की जो दवाइयाँ आजकल तो इंजेक्टेबल भी नहीं है, आपको मेंटेनेंस के लिए घर में आप रोज कीमो मेडिसिन ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है जो लेते हैं। तो प्रिवेलेंस बहुत अलग अलग कैंसर ऐसे हैं जो फिर से उद्भव होने की संभावना होती है, लेकिन बहुत से कैंसर ऐसे भी है कि अर्ली स्टेज में अगर आप उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो शायद 20 साल 30 साल तक भी फिर से ना हो। ऐसे भी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की बात लीजिए, अगर आप स्टेज 1 कि एक ही साइट पे अगर आपको वो लंप लगा और वो आपको कैंसरस दिख रहा है, उसकी सर्जरी करके आपने निकाली, उसकी फॉलोअप जो भी डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दी है वो ले ली, तो ऐसे इंसान को हो सकता है, मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो 20-20 साल तक हेल्दी लाइफ जीते हैं, उनको फिर से पुनरुद्भव होता नहीं है। प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट 20-20 साल तक हेल्दी लाइफ व्यतीत करते। कैंसर के टाइप पे और स्टेज पे डिपेंड होता है कि क्या वो फिर से रिलैप्स होगा या नहीं होगा। तो कैंसर में ये पेशेंट के लिए हम लोग यही बताते हैं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पे भी अननेचुरल या अनयूजुअल कोई साइन आपके बॉडी में डेवलप हुआ दिखता है, उसे आप डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये साइन नॉर्मल है या ये साइन कोई डिसीज रिलेटेड है या क्या ये साइन कैंसर हुए पेशेंट को पुनरुद्भव हो रहा है। तो ये अलग अलग आप सजग होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ऐसे इसमें अवॉइड कितना कर सकेंगे, अगर आप लंग कैंसर की बात कर रहे हो, अगर स्टेजिंग बहुत बार लंग कैंसर ये है कि प्राइमरी लेवल पे ये पता ही नहीं चलता है, लेकिन अगर ये स्टेजिंग आपकी प्राइमरी लेवल पे अगर पता चलता है तो आपको फिजिकली जैसे प्राणायाम वगैरह ये रेगुलर आप करेंगे और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, डाइट आपका नेचुरल रखेंगे, तो हो सकता है आप ये जो रिलैप्स का जो पीरियड है ये कहीं पे आप प्रोलॉन्ग कर पाओगे। ये रिलैप्स होने का जो टाइम है ये आप प्रोलॉन्ग कर पाओगे। इसी के साथ साथ अगर आप एडजुवेंट ट्रीटमेंट का भी अवलंब करेंगे, जो हमने कैंसर किट बनाई है स्पेसिफिकली हम लोगों को यही बताते हैं कि आप जो रिलैप्स रेट है वो प्रोलॉन्ग करने के लिए, मतलब अगर फिर से होने वाला है, पता है कि होने वाला तो है, बहुत बार सर्वाइवल रेट जो होता है या प्रोग्नोसिस हम लोग जिसे बोलते हैं कि प्राइमरी आज जो कैंसर डेवलप हुआ है इसका प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस मतलब इसका भविष्य क्या है। तो इसमें हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आज ये कैंसर ये स्टेज का है, इसके बाद पेशेंट कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो ये हम लोग स्टैटिस्टिकल जो स्टडीज किए हैं इसके डेटा के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं। बहुत बार पेशेंट को बोला जाता है कि 5 साल तक ये लाइफ स्पैन है इनका पोस्ट कैंसर डिटेक्शन, बहुत बार पेशेंट का 10 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है। तो ये लाइफ स्पैन आपको हेल्दी कैसे व्यतीत करे इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके लिए जो मैंने पहले भी बताया है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, देन मोटिवेशनल ग्रुप्स है जो ज्वाइन करना है, इस तरीके से अगर आप इसका अवलंब करेंगे तो शायद रिलैप्स का जो रेट है वो आप प्रोलॉन्ग कर सकोगे। और शायद हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप यंग है, आप जो अगर स्मोकिंग कर रहे हो लंग कैंसर में, अगर आप स्मोकिंग अवॉइड कर रहे हो, पॉजिटिव आप माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपको फिर से रिलैप्स भी ना हो। लेकिन ये इट इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग कि मैं ये बोलूंगी कि ये रिलैप्स होगा ही नहीं। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर एंड द पर्सन टू whom it have been occur। तो ये पूरी सिचुएशनल कंडीशंस होती है कि कौन से सिचुएशन में ये डिटेक्ट हुआ है, पाया गया है, और फिर उसका फेथ या प्रोग्नोसिस उस पर डिपेंड होती है। बिल्कुल। अगर कैंसर पेशेंट होता है तो किस प्रकार से जब वो उसका जो नेगेटिवली जब वो लाइफ को देखता है तो किस प्रकार से वो पॉजिटिव एक तरीके से जिंदगी को देख सकता है आफ्टर
कैंसर ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं कैंसर के, जब हम मनोबल की हमने बहुत बात की कि आपका अगर विल पावर स्ट्रांग है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद ऐसे लोग जल्दी ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने बोला, सपोर्ट ग्रुप हर तरीके के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विल पावर कम है या आप थोड़े से इमोशनली वीक है, ऐसे पेशेंट्स के लिए तो सपोर्ट ग्रुप सबसे पहले आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। फैमिली का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि फैमिली को पता होता है कि ये हमारा पेशेंट किस तरीके का है, क्या उसकी विल पावर स्ट्रांग है या ये कमज़ोर दिल वाला है। ऐसे इसमें फैमिली के लोग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इमोशनली बैकअप पेशेंट को देना, उनको आशावादी रखना कि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छे जाने वाली है, इस तरीके का घर में इन्वायरमेंट डेवलप रखना या क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पेशेंट्स को आप सोशलाइजिंग कीजिए, इनको आप अकेले मत रखिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपके थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आपका नहीं रहता है। वो आप चाहे वो डायरेक्शन में वो थॉट प्रोसेस जा सकती है, इसीलिए आपको सोशलाइजिंग ज़रूरी है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स से मिलके या आपके रिलेटिव से मिलके वो जो निगेटिव साइड की तरफ आपकी थॉट प्रोसेस जा रही है, वो कहीं ना कहीं अरेस्ट होके या अवॉइड हो सकती है। तो आप सोशलाइजिंग कीजिए। मैंने इसके पहले भी बताया, ऑनलाइन बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, कोई एक्टिविटीज़ में इनको आप इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि वो जो उनकी थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डाइवर्ट हो जाए जो निगेटिव थॉट प्रोसेस से, और वो कहीं ना कहीं एक आशावादी बने ज़िंदगी में कि नहीं, मेरी आगे की आने वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छे जाने वाली है, इस तरीके से। और बहुत बार ये होता है कि हमारे जैसा जब हम लोग 10 पेशेंट देखते हैं तो हमें एक मनोबल अपने आप ही डेवलप होता है कि मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जिससे मैं ये तकलीफ से जूझ रहा हूँ, इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ वाले लोग हैं जो कि पॉजिटिवली जीते। तो ये हम लोग जब ऑब्जर्वेशन से ये पेशेंट्स को जब हम लोग ये अलग अलग सपोर्ट्स देते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनके फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी और इमोशनल स्ट्रेंथ पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे भी पड़ता है। तो अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है या उसे कैंसर को उसने बहुत ही उसके मन को लगा है और वो कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन आउट हुआ है, ऐसे इसमें पेशेंट को सोशलाइजिंग, उसको हॉबी डेवलपमेंट और मेडिटेशन बहुत अच्छा काम रोल प्ले करती है। मेडिटेशन गिव्स यू अ स्ट्रेंथ टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे। इसी के साथ आप नेचर वॉक कीजिए, उनको नेचुरल जगह पे लेके चाहिए, थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए उसका। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आप इसका अवलंब करेंगे तो ये पेशेंट्स, उनका मनोबल स्ट्रांग रहेगा, उनको जो मेंटल सपोर्ट मिलना है वो मिलेगा। इसमें मेंटल सपोर्ट पे ज़्यादा काम करना होता है जो पेशेंट इमोशनली ड्रेन होते हैं या जिनमें डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं, ऐसे इसमें आपको मेंटल लेवल पे ज़्यादा सपोर्ट डेवलप कराना होता है। तो इस तरीके से मेडिटेशन है, सुदर्शन क्रिया है जो एक मेडिटेशन का ही रोल अदा करता है। इस तरीके से बहुत बार आपको ऐसे पेशेंट्स को आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के टॉक्स सुनाइए, 1-to-1 उनसे डिस्कशन कराइए। बहुत बार आजकल योग गुरु बहुत से है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बहुत से अवेलेबल है, जो आजकल व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, आप उनकी स्टोरी सिखाइए। पॉडकास्ट पे आप देखेंगे तो आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, जहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज होती है या जो सर्वाइवर्स होते हैं, ऐसे लोगों के पॉडकास्ट आप देखिए, उनका अनुभव सुन के भी कहीं ना कहीं आप मेंटली स्ट्रांग होगे और कहीं ना कहीं आप इमोशनली ड्रेन आउट नहीं होगे और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से भी दूर रहोगे। बिल्कुल मैम, जब हम काम की बात करते हैं, काम तो ऐसा रहता है कि हमारा वर्क हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमें कोई बीमारी समस्या हो, हम छुट्टी लेते हैं फिर काम पे वापस। एग्जैक्टली। लेकिन जब कैंसर की बात होती है, अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है तो उसकी तो इतनी सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, तो इतने लंबे पीरियड के बाद क्या काम पे जाना उनके लिए प्रेफर आप करती हैं या नहीं करती हैं? और एक सवाल और उनके मन में रहता है, जब वो काम पे वापस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो लोग हैं, उनके को-वर्कर्स हैं, उन्हें एक सिंपैथी की नज़रों से देखेंगे कि अरे ये तो कैंसर सर्वाइवर है एंड ऑल, तो वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं बचाव की तरफ भागते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या उनको कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद काम पे वापस जाना चाहिए या आपकी क्या राय है इस पे?
बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बोला बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आप जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो कैंसर एज अ वन इंसिडेंस करके अगर आप देखोगे तो आपके बॉडी पे या आपके जो रूटीन है इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंसिडेंस था, वो कंप्लीट हुआ है, इसके बाद आने वाला जो आगे की जिंदगी है वो मुझे फिर से नए तरीके से जीनी है या अच्छे तरीके से जीनी है। ये थॉट प्रोसेस अगर आप वो पेशेंट में एक्टिवेट करोगे तो हो सकता है पेशेंट जो उसका रूटीन लाइफ है वो रूटीन लाइफ शुरू करना बहुत आसानी से वो कर सकता है। क्योंकि कैंसर हुआ मतलब जिंदगी खत्म, ये चीज अभी नहीं रही। और अभी तो इतने रिसर्च है हुए कि कैंसर, पोस्ट कैंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बड़ी है। यूएस में इतने रिसर्च हुए, इंडिया में अभी इतने रिसर्च चल रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको पोस्ट कैंसर डिटेक्शन, जिनका सर्वाइवल रेट 1 ईयर प्रेडिक्ट किया था, ऐसे पेशेंट 5-5, 6 से 10-10 साल तक अच्छे से जीते हैं अगर उन्होंने पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई और पूरी जो हमने प्रोज और कॉन्स देखे, जो हमने छोटे छोटे टिप्स डिस्कस किए, अगर ऐसे वो अगर फॉलो करते हैं तो उनका आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से वो लोग गुजार सकते हैं। तो अगर आप यंग पेशेंट है या ऑफिस गोइंग पेशेंट है, आपको वो एक इंसिडेंस करके उसे आप निग्लेक्ट मत कीजिए, उसकी आप पूरी ट्रीटमेंट कीजिए। उसके जो मैंने बोले हैं ट्रिकिंग साइंस है वो सीख लीजिए कि आपको वो ध्यान रखना है, लेकिन आपको वो फेज से निकलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कैंसर मतलब ही पूरी लाइफ नहीं है, दैट इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ विच हैव बीन ट्रीटेड और उसको आपने ओवरकम किया है। ये थॉट लेके आप आपकी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो कैंसर से बैक ऑफ द माइंड जो कैंसर की थॉट्स चल रही है कैंसर के बारे में, वो भी कहीं पे डाइवर्ट हो जाएगा आपका मन। आप आपके काम में मन लगाओगे तो इकोनॉमिकली जो बर्डन आने वाला है वो भी नहीं आएगा और हो सकता है कि आपको आने वाली आपकी जिंदगी जो पहले थी उससे भी काफी बेहतर भी हो सकती है। तो बिल्कुल मैं ये हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कैंसर हुआ मतलब आपको काम करना छोड़ना है या रूटीन जो है वो सब बंद करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यू ट्रीट द डिसीज एंड यू ओवरकम दैट एंड गो अहेड विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यही है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हमने भी हमारी जिंदगी कैंसर के लिए रोकनी नहीं है। आगे बढ़ते रहना है। यस, लाइफ हमारा एक बुक की तरह है, हर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नाउ यू हैव टू मूव ऑन। यस। सो मैम, ऐसे हमारे बहुत से दर्शक है जो हमें ईमेल के जरिए हमसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसे हमारे एक दर्शक है, हम चाहेंगे उनकी समस्या का भी आप समाधान दें और हम उनका ईमेल पढ़ के आपको सुना। जरूर, मैं कोशिश करती हूँ। मैम, ये मानसी शाह का मैसेज है, ये अहमदाबाद की रहने वाली हैं। तो इनका कुछ मैसेज इस प्रकार से है कि मुझे कुछ समय पहले ओवेरियन कैंसर का पता चला था। इलाज के दौरान मेरे बाल झड़ गए थे जिसका मुझे मेंटली काफी असर पड़ा था। हालांकि अब मेरे बाल वापस आ रहे हैं लेकिन मेरी पूरी सेहत पहले जैसी नहीं लगती। मैं अपनी पूरी सेहत को दोबारा पाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं कि मैं कैसे ये चीज अचीव कर सकूँ और अपने बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी कैंसर की ट्रीटमेंट होती है सबसे बड़ा ट्रॉमा ये होता है कि ये पेशेंट्स के बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये जो बाल झड़ने की सबसे पहला फॉरमोस्ट साइन ये होता है उनका कि साइड इफेक्ट होता है कि इनके बाल झड़ते हैं। दैट इज वेरी इमोशनल ट्रॉमा टू द कैंसर पेशेंट। लेकिन यही मैं बताना चाहूँगी कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, नए जो ड्रग्स आए हैं इसके बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, पाए गए हैं। बहुत ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनमें हेयर फॉल का रेट बहुत कम होता है, उसका अगर आप अवलंब करोगे तो उसका हेयर फॉल का रेट कम हो जाता है। तो अगर इनके भी बारे में यही बताऊंगी कि अगर अभी आपके नए बाल आना शुरू हुए हैं तो यू ट्राई टू एडॉप्ट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, जो कि आपको हेल्दी नए बाल फिर से देने के लिए हेल्प करेंगे। और जो आपकी इम्यून सिस्टम आपको लग रही है कि वीक हुई है, आप डाइट फॉलो कीजिए, प्रॉपर डाइटिशियन से सलाह लीजिए। डे टू डे लाइफ में आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उस हिसाब से आपका डाइट प्लान कीजिए। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सभी चीज़ों को आपको अगर प्रॉपर तरीके से आप उसका अवलंब करेंगे तो जो आपकी जो खोई हुई जो ताकत है शायद वो भी रिगेन कर सकते हैं। इसमें हमारी आयुर्वेद बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है, जो कि आपकी
हेल्थ वेलबींग मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। आयुर्वेदा का मंत्र है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ इंसान को स्वस्थ कैसे रखे, इसके लिए हम लोग अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, अलग अलग दिनचर्या बताते हैं। तो इसका अगर फॉलो करेंगे तो जो आपकी पहले जैसी जो आपकी इम्यूनिटी थी वो डेवलप होगी, वीकनेस कम हो जाएगा। और आपको भी यही है सलाह मैं दूंगी कि वो थॉट से निकल जाइए कि मुझे कैंसर हुआ था, अवेयर रहिए कि क्या मुझे फिर से हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सजग रहिए, लेकिन वो थॉट को लेके आप मत आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप निगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी निगेटिव ही पड़ता है बॉडी पे। तो आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल का आप उपयोग कीजिए। ऑनलाइन आपके जो सपोर्ट ग्रुप है उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनके साथ आप आपकी चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ एक्टिविटीज में। तो इस तरीके से इवन जो हेयर फॉल होता है, एक बहुत ही कॉमनली देखा गया ये कैंसर के रिलेटेड या कीमोथेरेपी के बाद कॉमनली ये हेयर फॉल बहुत कॉमन चीज़ है, और जो मेंटल ट्रॉमा पेशेंट को देता है। तो बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट्स है, बहुत अच्छे डिवाइसेस है, ये अटैचमेंट्स मिलते हैं जो ये लोग यूज कर सकते हैं। आजकल तो हेयर या ट्राइकोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आई है कि आपको विदाउट कैंसर जिनको भी ये बाल झड़ने की बीमारी होती है या बाल्डनेस डेवलप होता है, उनके लिए अलग अलग अटैचमेंट्स डेवलप हुए हैं, पैचेस डेवलप हुए जो नेचुरली अकरिंग हेयर से डेवलप हुए। तो आप कैंसर पेशेंट में भी ऐसे जो हेयर लॉस होता है, इनके लिए भी ऐसे अटैचमेंट्स वो यूज कर सकते हैं ताकि उनको मेंटल ट्रॉमा ना हो और उनको जो सोशली, फिर वो लोग जब हेयर फॉल होता है तो वो सोशली इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ये पैचेस का यूज करोगे, बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा की बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, ऑयल्स, सप्लीमेंट्स है, अगर उसका उपयोग करोगे तो आपके हेयर्स भी अच्छे से हेल्दी रीग्रो करेंगे और आप सोशलाइजिंग भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर से अगर आपको फिजिकली जो स्ट्रांग होना है, इसके लिए आप आयुर्वेदा की, हमने जैसे बोला कि कैंसर की हमारी जो किट है ये आपका वेलबींग ठीक रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए कैंसर किट, जिसमें हम लोग कैंसर के कैन हेल्प सिरप, लीवर टॉनिक और अम्लारिड कैप्सूल, ये तीनों जिनका चारों दवाइयों का अगर आप रेगुलरली 3 से 6 महीने तक यूज करेंगे तो आपकी जो वीकनेस आप जो फील कर रहे हो वो भी कम होगी और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकोगे। बिल्कुल मानसी जी, हमें पूरी उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान आज हमारे एपिसोड के जरिए आपको जरूर मिला होगा और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम एपिसोड के एक्चुअली अंत में ही पहुंच चुके हैं, तो हम चाहेंगे क्या कैंसर सर्वाइवर्स के लिए क्या कोई मैसेज या कोई संदेश आप उनको देना चाहेंगे? तो जरूर एक हेल्थ टिप ही बताइए। देखिए, जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी एक डिफिकल्ट चीज ये होती है कि एक थॉट चलते रहता है कि क्या मुझे फिर से कैंसर होगा। ये थॉट प्रोसेस चलती रहती है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आप डेली आपके खाने में यूज कर सकते हो, दालचीनी का। दालचीनी में इतना काम हुआ है कि दालचीनी का आप तीखा जो हम लोग खाते हैं, लाल तीखा, वो आप अवॉइड कीजिए। इसके बजाय अगर आप दालचीनी और काली मिरी, इसका पाउडर आप यूज कर सकते हैं आपके खाने में डेली। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कैंसर सेल्स रीग्रो होने हैं, ये कहीं ना कहीं ये कैंसर सेल्स पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो ये इनका उपयोग आप रोज के दैनंदिन खाने में कीजिए जो आपको हेल्प करेगा। डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को कैंसर के इलाज के बाद किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या क्या चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और भी काफी सारी महत्वपूर्ण बातों पे हमने आज बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कैंसर के इलाज के बाद आपकी किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए उस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं जो भी जानकारी आज हमारी डॉक्टर अर्चना शिंदे जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।